ओके, सो हम लोग आज चालू करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग ऐसे शॉर्ट में EN बोलते हैं ना, EN। अब हम लोग ग्रुप टॉप टू बॉटम देखे हैं हर ग्रुप में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेंज हो रहा है ना। सॉरी, इससे पहले हम लोग जो देखे हैं वो क्या क्या देखे थे हम लोग? एक्चुअली देखे थे जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी देखे थे, एटॉमिक रेडियस देखे थे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को चेक किए थे कि टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज होते हैं, है ना। तो अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा इसको पहले बता देते हैं, फिर इसका हम लोग जो है ट्रेंड्स बताएंगे। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि कोई भी एक एलिमेंट है जिस एलिमेंट का एक टेंडेंसी होता है कि अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचना। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट का, जैसे एक एलिमेंट है, अब वो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचता है, उस खींचने का जो टेंडेंसी होगा उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिफाइन करते हैं कभी आइसोलेटेड नहीं, ये किसी के साथ जब जुड़ा हुआ रहेगा कोई एलिमेंट, तभी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कैलकुलेट तो एग्जैक्टली नहीं किया जाता है, ये किसी के रेस्पेक्ट में किया जाता है, ये एक्चुअली रिलेटिव वैल्यू होते हैं, है ना। हमने क्या क्या बोला पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होते हैं, अगर इसको हम लोग इसको अगर मैं पहले कंडीशन बता देता हूं, क्या होना चाहिए, एलिमेंट को होना चाहिए कंबाइन स्टेट में, यानी एलिमेंट जो होगा इन कंबाइन स्टेट। यानी एलिमेंट किसी के साथ जुड़े रहेंगे तभी उसका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट होता है ये एलिमेंट में ये जो है रिलेटिव वैल्यू होते, क्या रिलेटिव, रिलेटिव वैल्यू होते हैं। अब ये रिलेटिव वैल्यू मतलब यानी किसी के रेस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे यहाँ एक और पहले बता देते, जैसे यहाँ फर्स्ट की अगर कॉम्बाइन स्टेट, यानी मैं अगर बात कर रहा हूं, मैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहता हूं, तो फ्लोरीन का ऐसे सिंगली एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता नहीं कर पाते हैं। जब फ्लोरीन किसी के साथ अटैच है, जैसे कि मान लो फ्लोरीन सोडियम के साथ अटैच है, ठीक, अब मैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकता हूं जब किसी के साथ ये क्या होगा, अटैच होंगे। यानी मैं बोल सकता हूं यहां पर जो है इस बॉन्ड, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इस दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है बॉन्ड, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचने का जो टेंडेंसी है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जितने अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, चाहे सोडियम हो चाहे फ्लोरीन हो, जो अपने और इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, अपने और खींचने का टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये अपने और खींच रहा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर ये ज्यादा खींच रहा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये बात है, ठीक है। तो यानी कंबाइन स्टेट होना चाहिए। यानी अगर फ्लोरीन के मैं रख दूं, अब फ्लोरीन को मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का जो है इंडिविजुअल फ्लोरीन का मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव वैल्यू, किसी के रेस्पेक्ट में किया जाता है ना। ये एक एग्जांपल बता रहा हूं कैसे रेस्पेक्ट में, जैसे मैं बता रहा हूं जैसे हाइड्रोजन H2O है, ठीक है, यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड है, ऐसे है। सो ऑक्सीजन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचते हैं, अपने तरफ खींचता है, तो अपने और खींचेंगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ओके, यानी इस केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप यहां आ जाओ, यहां आ जाओ F2O, F2 में देखेंगे तो ऐसा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपने और खींच रहे, ठीक है, फ्लोरीन खींच रहा है अपने और। अगर फ्लोरीन अपने और खींच रहे सो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, हाइड्रोजन से। यहां पर क्या हो गया, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, ऑक्सीजन से।
आ रही बात समझ में? यानी फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का कभी कम भी है किसी के रेस्पेक्ट में और किसी के रेस्पेक्ट में ज्यादा भी है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव वैल्यू, है ना? इसको हम लोग रिलेटिव वैल्यू बोलते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रिलेटिव वैल्यू है तो इसका यूनिट रिलेटिव वैल्यू का यूनिट नहीं होते हैं, तो इसका यूनिट लेस होता है। ये क्या होता है? यूनिट लेस, यूनिट लेस होते हैं, है ना? अब बात है कि हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अब डिफाइन करते हैं एक डेफिनेशन के, कैसे हम अगर हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गर्मी बहुत ज्यादा है, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक है? सो हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए ट्राई कीजिए ना, थोड़ा सा ऐसी काम करता है तो। सो अब देखो यहां पर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी of an element to attract the shared pair electron from, कहां से? from a covalent bond, towards itself, अपने और। तो क्या हुआ कि कोई शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचने का जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एकदम इजी है। तो एक टेंडेंसी होता है एलिमेंट का, है ना, कि अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो इतनी बड़ी छोटी छोटी बातें हमको समझ में आया। अब हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं कि कैसे कैसे ये चेंज होते हैं, है ना? हम लोग टॉप टू बॉटम देखेंगे और लेफ्ट टू राइट देखेंगे कि कैसे ये चेंज होते हैं। देखो हमने एक चीज बताया था कि साइज, मैंने इसी को बोले बार बार बोले साइज को याद रखना है ना? साइज को याद रखेंगे तो तुम्हारे यहां पर सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं, एक ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है और ये इसका सेल है, ठीक? अब मैं दूसरा एक बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट मान लो। आप बताओ या न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का डिस्टेंस इससे ज्यादा है, ये कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है। अब क्या होता है साइज बढ़ने से? तो यहां पर फोर्स ऑफ जो डिस्टेंस बढ़ेगा यानी आर का वैल्यू बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। यानी रेडियस बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहे हैं। तो यानी आर इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। किसके बीच? न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ये जो है लूजली बाउंड होगा, यहां जो है डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा अपने पास। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना, जो लूजली बाउंडेड है और जो स्ट्रांगली बाउंडेड है, तो इसको निकालना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, इसको निकालना मेरे टफ है। तो इसीलिए मैं बोलता आयनाइजेशन एनर्जी इसका ज्यादा होता है, इसका एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसलिए क्या होता है कि आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या होता है, जब रेडियस ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होंगे, है ना? अब उल्टा हो जाएगा रेडियस कम होने से। तो ये हुआ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचना,
खींचने की जो टेंडेंसी होता है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब बोलो ये अगर कोई ये न्यूक्लियस, ये परमाणु किसी एक एटम का है, उसका न्यूक्लियस है, सिस्टम है, कोई एक परमाणु है ये कोई एक परमाणु है। अब मान लीजिए ये ए है, ये बी है। अब इसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का माने अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि साइज छोटा है। अगर इसका आस पड़ोस में भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको भी ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इसका साइज न्यूक्लियस नजदीक में है। लेकिन इसके आस पड़ोस में कोई अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होने से उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। तो अब इसका अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वही ना है टेंडेंसी की अपने और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। यानी जिसका साइज छोटा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होंगे। साइज बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का डिस्टेंस बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेंगे। जब खुद का इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा तो कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या खींचेंगे अपने पास, तो इसलिए उसका ऑटोमेटिकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचना अपने और खींचने का टेंडेंसी घट जाता है। तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होते हैं, घट जाते हैं। एकदम इजी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर जाती है। तो इतने सारी बात हुआ, यानी जहां आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज, यानी दोनों का ट्रेंड जो है सेम हो गया। ओके, तब देख लेते हैं अब हमारा ग्रुप 15 में कैसे होते हैं। ग्रुप 15 में अगर देखते हैं तो हम लोग ऐसा था, अच्छा यहां पर अब क्या हुआ, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ऐसे करके लिखो इसको और अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब देखो यहां हम लोग आते हैं ग्रुप 16। यहां आते हैं ग्रुप 16। ये देखो नाइट्रोजन है तो हम लोग पहले वही करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, ये है तुम्हारा ग्रुप 15। अब इस ग्रुप 15 के मैं अगर बात करता हूं तो इसमें क्या होगा भाई, टॉप टू बॉटम क्या है, साइज क्या होता है, रेडियस इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो रेडियस इंक्रीज होगा तो मैंने बोला आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा। सॉरी एक्सटेंस, टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगा। साइज बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं बोल सकता हूं आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, आयनाइजेशन एनर्जी का है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, यह हर टाइम के लिए। काम नहीं कर रहा, आज ऐसी काम नहीं कर रहा, बहुत गर्मी है, इसे थोड़ा सा, ये पूरा एकदम सब कुछ बंद है ना, इसलिए थोड़ा कष्ट होता है। ओके, अब है ये, तो ये समझ में आ गया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो टॉप टू बॉटम, दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो नाइट्रोजन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन होल पीरियोडिक टेबल। अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा होते पूरे पीरियोडिक टेबल में, इन होल पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, याद रखोगे। ओके, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अगर मैं उल्टा बोलूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है
तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेंगे, यानी इसका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी लिस्ट, यहां पर लिस्ट हो जाएगा, लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस केस में, दिस इज द टॉप है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर नेगेटिव देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां डिक्रीज हो रहा है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में बढ़ रहा हूं, यानी इस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने के मतलब ही मेटालिक करेक्टर बढ़ना, क्या है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होना है, मेटालिक जो करेक्टर होते हैं वो इंक्रीज कर जाता है। मेटालिक करेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करने मतलब मेटालिक करेक्टर इंक्रीज, इसीलिए ना ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये मेटलॉइड्स, ये मेटल है, ये मेटल है, क्योंकि मेटालिक करेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब ही होता है यहां पर एक्चुअली मेटालिक, कैसे, तो जनरली देखोगे जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ते हैं, इसका कारण क्या होते हैं, क्यों वो देखोगे, इसीलिए मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है ना, क्यों इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वहां पर जो होते हैं बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आयरन हुआ या कॉपर हुआ, वो कंडक्टर क्यों है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आया कहां से, वही मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, इसीलिए बोलते हैं ना मेटल आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा हुआ रहता है, तो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यानी इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ते हैं, जिसका साइज बड़ा होता है, साइज हमेशा ऊपर से नीचे बढ़ता है, यानी इसका साइज बढ़ गया, इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इजीली इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ते हैं, जो मेटल होते हैं, यानी इधर नीचे जितना जाएंगे वो मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेंगी। ऊपर की बात करो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए इसका आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन वो लेना चाहेंगे, यानी नॉन मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेंगे। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम लोग सीख गए। अब दूसरी बात है, मैं अगर बात करता हूं कि लेफ्ट टू राइट की बात करता हूं, अगर मैंने जैसे इसको कंपेयर किया, इसी में दिखाता हूं, अगर नाइट्रोजन के बाद जैसे यहां ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के बाद यहां सल्फर है, सेलेनियम है, ऐसे है, अगर मैं इधर की बात करता हूं, इधर से इधर या इधर से इधर, तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, देखो लेफ्ट टू यहां कार्बन है, तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, इधर से इधर जब जाते हैं, तो साइज क्या होता है, साइज यानी रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करते हैं, क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बोले थे ना, नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इधर से इधर जितना जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना, इसका 6 है तो इसका 7 है, इसका 8 है, 9 है, 10 ऐसे बढ़ जाएंगे, तो रेडियस घटेगा, रेडियस घटा तो फिर वही बात होगी भाई, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेंगे, है ना, और नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेंगे, क्या होगा, नॉन मेटालिक करेक्टर भी बढ़ेंगे, ये भी इंक्रीज करेंगे, तो लेफ्ट से जब देखोगे इधर मेटल होता है ना, इसीलिए सोडियम पोटासियम सब लेफ्ट में है पीरियोडिक टेबल के, और इधर जितना जाते हैं तो उधर नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो इधर ज्यादातर नॉन मेटल होता है, लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटल होता है। ओके, इतने सारी बात फिर समझ में आ गया हमको। ओके, अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी में, और एक प्रॉपर्टी इसका फिजिकल में छूटा हुआ है, दैट इज तुम्हारा एलोट्रॉपी, ये शायद 5 या 6 होगा, ऐसे एलोट्रॉपी के बारे में यहां ज्यादातर कुछ नहीं है, यहां पर जो एलोट्रोप होते कौन है, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, और
केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होते हैं। वो सेम होते हैं, ये याद रहेगा। जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं उनको एक दूसरे का एलोट्रॉप बोलते हैं। यानी यहां अगर देखे, जैसे कि मैं, जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप भी होते हैं, है ना, O3 है, O2 है। इसी तरह से बहुत सारा एलोट्रॉप होगा, सल्फर का भी है। हमारे यहां पर जो बात है, नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का 2 है। नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है अल्फा नाइट्रोजन, किसी किसी बुक में बोलेगा, लिखता है कि नो इलेक्ट्रॉन, लेकिन है। अल्फा नाइट्रोजन होते हैं एक, और एक होता है बीटा नाइट्रोजन। ओके, अल्फा नाइट्रोजन, या 2 बोल सकते हैं। कैसे? नाइट्रोजन एक होता है, देखोगे नाइट्रोजन एक 14 होता है और एक नाइट्रोजन 15 होते हैं, ये होते हैं। तो इसी तरह से यहां पर नाइट्रोजन का 2 हो गया। और होता है किसका? फास्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? फास्फोरस का होता है इसी तरह से 3। एक होता है व्हाइट, एक होता है ब्लैक, और एक होता है रेड। ये 3 तरह का फास्फोरस है ना, व्हाइट, ब्लैक, रेड। अब जो है ये जो है, ये होता है व्हाइट, जो है ये नेचुरल होता है, यानी ये नेचुरली जो मिलते हैं, जो हमारे प्रकृति में मिलते हैं, ये एक्चुअली इसको हम लोग बनाते नहीं है। और दूसरा जो है, दोनों इसी से इसको प्रिपेयर किया जाता है। व्हाइट फास्फोरस से ब्लैक रेड दोनों को बनाया जाता है। तो ये दोनों हो गया आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल है ना, इसी से इसको बनाया जाता है हिट करके, व्हाइट को ब्लैक और रेड में। तो ये आर्टिफिशियल हो गया, दैट इज नेचुरल है। अब हम लोग जानते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो नेचुरली अबंडेंट एलिमेंट होते हैं, जिसका नेचुरल अबंडेंस ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल भी होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन इस केस में उल्टा है। इसके अगर स्टेबिलिटी की बात करता हूं, स्टेबिलिटी की मैं बात करता हूं, तो कैसा होगा स्टेबिलिटी? सबसे ज्यादा है तुम्हारे इधर, सबसे कम होगा व्हाइट का, उससे ज्यादा होगा रेड का, और उससे ज्यादा होगा ब्लैक का। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। व्हाइट का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, व्हाइट का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। होना चाहिए था, सॉरी, रिएक्टिविटी सबसे कम है, व्हाइट का रिएक्टिविटी सबसे कम है। होना चाहिए था सबसे ज्यादा। जो नेचुरली मिलता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, तब ना नेचर में मिलेगा। इसका एग्जिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका लाइफ टाइम ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तब तो नेचर में वो खुले आसमान के नीचे आराम से रहेंगे। लेकिन उल्टा है, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी सबसे कम है। सो व्हाई दिस इज मोर रिएक्टिव? इसका रिएक्टिविटी होने का, ज्यादा रिएक्टिविटी होने का कारण है, ये P4 में एग्जिस्ट करता है ना, मैंने बोला था P4 में। तो ऐसे समझ लो, ऐसे टेट्राहाइड्रल फॉर्म में रहता है ना, यहां पर एक लगा दो, तो ऐसा है, तो टेट्राहाइड्रल फॉर्म में रहता है, ये टेट्राहाइड्रल फॉर्म में रहता है P4। ये जो एंगल होते हैं ये 60 डिग्री होते हैं। ये एंगल जो टेट्राहाइड्रल, देखो हाइब्रिडेशन टेट्राहाइड्रल और sp3 सब में करके लोन पेयर होते हैं। तो sp3 हाइब्रिडेशन है हर फास्फोरस का, इसका भी sp3, इसका भी sp3। तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? बॉन्ड एंगल शुड बी 190 डिग्री, 28 मिनट्स, ऐसे ही कुछ। ओके, 109 डिग्री होना चाहिए था, शुड बी, बट एक्चुअली होते कितना? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो गया भाई, वो इतना होना चाहिए था, आप उसको ऐसे ला दिए, तो वो क्या होता है, स्ट्रेन में रहता है, स्ट्रेन में। तो ड्यू टू दिस बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू दिस एंगल स्ट्रेन, स्ट्रेन में है, तो ये हमेशा क्या होगा, खुलना चाहता है, वो 120 109 डिग्री में आना चाहता है, इसलिए हमेशा इसके अंदर स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव। ओके,
अब ये बात समझ में आ गया। अब ऐसे फास्फोरस के बाद है तुम्हारा, फास्फोरस के बाद है क्या, आर्सेनिक। आर्सेनिक में देखोगे, आर्सेनिक में भी इसी तरह से एक मिलता है ग्रे, एक मिलता है येलो, और एक मिलता है ब्लैक। इसका भी 3 होते हैं। और इस सबको इतना पढ़ना नहीं है, बस नाम थोड़ा सा याद रख लो। लास्ट में एंटीमोनी है, एंटीमोनी में भी तुम्हारा ऐसे ही 3 मिलता है। एक होता है तुम्हारा मेटालिक फॉर्म में, इन मेटालिक फॉर्म। दूसरा होता है येलो, और तीसरा होता है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव इतना है। एंटीमोनी का एक एक्सप्लोसिव फॉर्म होगा, एक येलो फॉर्म होगा, एक मेटालिक फॉर्म होगा। तो ये दीज आर द एलोट्रॉपिक। अलग अलग उसका एग्जिस्टेंस, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में, जिसका फिजिकल अपीयरेंस अलग होगा। देखने में व्हाइट ब्लैक हो सकता है, लेकिन केमिकली वो ज्यादातर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में। अच्छा, तुम लोग को थोड़ा हमको बताओ, इस यहां तक कि समझ में आया सबको? बोलो। तुम सबको समझ में आया अभी तक? यस सर। और अभिनव, तुम्हें? हाँ सर, आगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब यहां केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर कोई चीज हमसे छूट जाता है तो जब भी याद आएंगे पढ़ाते पढ़ाते मैं फिर से उसको बता दूंगा। ठीक, अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देख लिए। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली यहां पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नंबर 1 वो है जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। ये पढ़ेंगे। दूसरा ऐसे भी पढ़ेंगे, एक रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन में, और एक चीज लिख देता हूं। अच्छा, इस दूसरा पढ़ेंगे। अच्छा, पहले लिख लो, और एक नंबर 1 देखें इसके ऊपर में, वो है हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर देखेंगे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, फिर देखेंगे रिएक्टिविटी विथ ये कर लो। अच्छा, इसको छोड़ दो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखा ना है। अच्छा चलो, उसको भी डिस्कस कर देंगे। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन भी होगा, है ना, वही आ जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा, फिर वही ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। और है क्या, और तुम्हारा है तीसरे में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे रिएक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट, उस ग्रुप का एलिमेंट का रिएक्टिविटी विथ हैलाइड। हैलाइड मतलब हैलोजन के साथ, उसका रिएक्टिविटी देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे रिएक्टिविटी विथ मेटल। इतने यहां पर, इतना हम लोग यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। चलो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से शुरू करता हूं। तो नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका? ग्रुप 15 का। ठीक,
तो ये ग्रुप 15 का ऑक्सीजन स्टेट को समझने के लिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NS2, उस दिन बताए थे पहले दिन में NP3 ऐसा होता है, NS2 NP3 किसी का भी देख लो, हमेशा उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी बाहर वाला NS2 NP3, यानी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बोलो? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ S में 2 और P में 3, यानी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो क्या दिखाएंगे? ये जनरली 3 इलेक्ट्रॉन को तो आराम से छोड़ता है। ओके, तो ये जो है इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं वो क्या होता है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हमेशा इसका +3। सबके अंदर ये +3 देखने को मिलता है। कॉमन मतलब हर एलिमेंट में, नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक सब में ये +3 सब में देखते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन ऑक्सीडेशन। अगर पूछा ग्रुप 15 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो सब ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, तो सब छोड़ सकता है, यानी सब का अंदर ये +3। लेकिन अगर तुम कहोगे सर पांचों भी तो सब छोड़ सकता है, लेकिन 5 छोड़ने का टेंडेंसी ऊपर से नीचे घटता है। कैसे बता रहा हूं। अब ये हो गया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब क्या है कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज होते हैं, जैसे नाइट्रोजन की कहां से कहां तक दिखाता है, नाइट्रोजन का अगर मैं बात करता हूं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होता है एकदम -1 से लेके -3 से लेके +5 तक। सोचो है ना, -3 से लेके +5 मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 ऐसे। +1 तो नाइट्रोजन का +1 देखना पड़ेगा याद, ठीक कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो +2 +3 +4 +5 ऐसे होते हैं। यहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज है नाइट्रोजन का। तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट का ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है। चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ओके, अब ऑक्सीजन स्टेट जैसे अगर मैं बात करता हूं ऊपर से नीचे की तो क्या होता है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। इसकी अगर मैं बात करता हूं ऊपर से नीचे तो इसका +5 क्या आता है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करने का यह होता है डिक्रीज करता है। ठीक, ये याद रखोगे। जब ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे तो +5 दिखाने का टेंडेंसी घटता है। ठीक, यानी सबसे अच्छा +5 ये दिखाएगा और +5 ये दिखाना नहीं चाहेंगे, यानी इसका +5 बनना मुश्किल है। अब क्यों है वो मैंने पहले क्लास में बताया था, ड्यू टू इंटर पेयर इफेक्ट। यस, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये इफेक्ट के चलते, क्योंकि हम बोले थे ना वो एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है वो देना नहीं चाहता है, एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उस एस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो उसको कस के पकड़ के रहता है, उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, इसलिए इसको इनर्ट बोलते हैं। जैसे नोबेल गैस को हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं, तो इसलिए वो इनर्ट हो जाता है। ओके, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसके वजह से ये क्या होता है, +3 दिखाएगा लेकिन +5 नहीं। अब दूसरी बात मैं कर सकता हूं, ऊपर से नीचे
ये +5 तो अब +3 जो है, +3 दिखाने का टेंडेंसी वो इंक्रीज करेगा। आ रही बात समझ में? ऊपर से नीचे +3 बढ़ेगा क्योंकि ये इधर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ रहा है, तो ये +3 दिखाने का टेंडेंसी इसका ज्यादा होगा और +5 दिखाने का टेंडेंसी कम होगा। यहां तक क्लियर? अब मैं अगर एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं कि अगर मैं पूछता हूं ऐसे, बिस्मथ को मैंने लिख दिया। बिस्मथ का अगर मैंने लिखूंगा, +5 को ऐसे भी लिखा जाता है, ऊपर में भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में ऐसे भी, +5 और बिस्मथ +3 को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे 3 ऐसे। अब मैं दोनों को पूछ रहा हूं, ये दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट में व्हिच इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? बताओ तुम, कौन स्टेबल होगा? नहीं आ रहा है, सुनाई दे रहा है तुम्हें? हेलो, हाँ सर, कौन स्टेबल होगा ज्यादा? 3 वाला। करेक्ट, 3 वाला, दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसका +5 से ज्यादा +3 स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? तो इसी तरह से हम लोग इसी बिस्मथ को समझ गए। इसी तरह में अगर मैं कंपेयर करता हूं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कैसे भी लिख सकते हैं, +5 और मैंने लिख दिया तुम्हारा नाइट्रोजन का +3, ठीक। अब ये दोनों में कौन स्टेबल होगा? +5, नाइट्रोजन का +5, क्योंकि उसका +5 से डिक्रीज होते हैं, ऊपर से नीचे जैसे जाते हैं तो उसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का टेंडेंसी नीचे डिक्रीज होता है, यानी सबसे ज्यादा +5 ये दिखाते हैं, तो यानी इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो ये इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना। और ऑक्सीजन स्टेट -1, अब एक चीज है, +3 और -3 क्यों दिखाता है? जैसे कि मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p3। तो ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें होते क्या है, इसका जो यहां देखो 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 है, और हम लोग जानते हैं हर एलिमेंट क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर जैसे इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम। अब 8 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होगा तो ये 3 को गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा 3-, नाइट्रोजन हो जाएंगे यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, 3 ले लिया तो 3- आ गया। तो जो नॉन मेटल होते हैं, तो नॉन मेटल जो होगा वो हमेशा ये -3 में आ रहा है, तो -3 में आने का कारण क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। डीसी पलामू मैच जोड़ के लिए आप क्लास करें गुरुजी स्कूल के हम हां ये लाइक 3 गो तो हसन जोड़ डीसी पलामू म्यूट करो। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये -3 हो गया। ओके, इसीलिए जो नॉन मेटल होता है वो माइनस में रहना चाहता है, क्यों? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। और दूसरी बात है कि कुछ प्लस भी करता है, तो प्लस कब करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। ठीक, तो अब समझ में आएगी कि -3 कैसे क्यों करता है। नाइट्रोजन में -3 है तो माइनस, जैसे NH3 अमोनिया, तो हाइड्रोजन का 3 प्लस हुआ तो ये 3 माइनस हुआ। जैसे NH2 N2H4, इसकी अगर बात करता हूं तो इसमें देखोगे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन कितना होगा, बोलो? क्योंकि यहां पर देखो ऐसे होते हैं NH2 NH2, तो ये 2 हुआ प्लस, तो यहां पर 2 माइनस है तो -2, है ना? इसी तरह से NH2OH भी है, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन इस तरह से, जैसे नाइट्रोजन का बहुत तरह ऑक्साइड है तो उसमें अलग अलग ऑक्साइड में उसका अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑक्साइड के बारे में। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आया,
अच्छा सुनो, अब जो है ऑक्साइड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम तो हो गया। तो ऑक्साइड के बारे में जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम लोग देखेंगे कि ऑक्साइड का कैसे एसिडिटी, ऑक्साइड का बेसिसिटी और ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी कैसे चेंज होते हैं, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ये सारे डिटेल्स ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।